फाइनल रिवीजन के लिए शिक्षा शास्त्र का ये मॉडल पेपर अगर आप तैयार नहीं करते हैं तो बहुत पछताएंगे। इस मॉडल पेपर के जरिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके पेपर में हूबहू आने वाले हैं। तो ये आपका फाइनल रिवीजन है, तो फटाफट आइए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ निर्देश देखने को मिलेगा। निर्देश आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सीधा मुद्दे की बात करते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। प्रत्येक प्रश्न के जो है खंड है, 4 विकल्प मिलेंगे आपको, उसमें से केवल जो सही उत्तर होगा अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था। तो जो मठ व्यवस्था होता था वो किस में होता था? वैदिक शिक्षा में होता था, या फिर जो है मुस्लिम शिक्षा में होता था, या फिर जैन शिक्षा में, या फिर बौद्ध शिक्षा में। तो जवाब क्या हो जाएगा इसमें? मठ व्यवस्था जो है बौद्ध शिक्षा में होता था। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है, बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है वैदिक काल से, बौद्ध काल से, मुस्लिम काल से, या फिर ब्रिटिश काल से। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका मुस्लिम काल से। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य ये है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, यही इसका मूल उद्देश्य हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक कौन कौन से हैं? तो अनुकरण है, प्रतियोगिता है, प्रशंसा एवं निंदा है, उपरोक्त तो सभी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मानसिक अस्वस्थता का लक्षण क्या है? तो उसमें आपका लक्षण हो जाएगा असमयोजित एवं सामान्य व्यवहार करना तथा जीवन से असंतुष्ट रहना, यही आपका मानसिक अस्वस्थ का लक्षण हो जाएगा। पहला वाला ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही आएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता है। तो एक बार फटाफट इन्हें देख लेते हैं। अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। आइए बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए इनका उत्तर सिंपल सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय स्कूल की सहायता अनुदान प्रणाली यानी ग्रांट इन एड सिस्टम का विचार किस आयोग ने दिया था? तो जवाब होगा हंटर आयोग ने दिया था, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में। ठीक है, आगे है भूकंप तीव्रता मापी जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं, या पैमाना पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पैमाना पूछा है। पैमाना अगर पूछे तो रिक्टर स्केल होगा, और अगर यंत्र पूछता तो सिस्मोग्राफ होगा। दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अगर पैमाना पूछता है तो रिक्टर स्केल पैमाना हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे अगर यंत्र पूछता तो यंत्र में सिस्मोग्राफ हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप संख्यात्मक है या फिर गुणात्मक है? तो भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप जो है वो संख्यात्मक माना जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि छात्र की प्रशंसा करना, प्रोत्साहित करना, पीठ थपथपाना किस प्रकार के पुरस्कार होते हैं? तो इसमें लिखेंगे ये सामाजिक या फिर अमूर्त पुरस्कार होते हैं। सामाजिक अमूर्त का मतलब यहाँ पे होता है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम प्रोत्साहन देते हैं। इन्हें मनोवैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक लाइन में लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो आप इसे ले सकते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 1000। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे कि IQ बराबर होता है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु, मतलब ऊपर यहाँ पे लिखेंगे MA बटे यहाँ पे CA, यानी आपका हो जाएगा वास्तविक आयु। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 100 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से बॉक्स में कर देंगे, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका शुरुआत होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं सिंपल आसान शब्दों में। आइए की करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार क्या है? तो आप इसमें लिखेंगे उपनयन संस्कार वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ करने का मुख्य संस्कार माना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। इस संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था और उसे यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कराकर जो है वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। तो ये था उपनयन संस्कार, जो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है मालवीय जी के अनुशासन संबंधी विचार क्या थे? तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे मदन मोहन मालवीय जी आत्म अनुशासन के समर्थक थे। उनका मानना था कि अनुशासन डंडे के बल पर नहीं बल्कि
प्रेम, नैतिकता और ब्रह्मचर्य के पालन से आना चाहिए। वे छात्र के जीवन में चरित्र निर्माण और धार्मिक संस्कार के अनुशासन को आधार मानते थे। तो कहते थे कि आत्मसम्मान जो है वही ज़रूरी है, आत्मानुशासन ज़रूरी है। अपने आप में खुद को अपने आप में सही कर लीजिए, आपको दंड देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उन्हें दंड के जो है खिलाफ जो है ये बात कही है, तो इस प्रकार से उनके अनुशासन संबंधी विचार को प्रकट कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पर्यावरण मित्रता से क्या अभिप्राय है, तो इसमें लिखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ सकते हैं। इसमें लिखेंगे पर्यावरण मित्रता का अर्थ ऐसी जीवन शैली या गतिविधियों को अपनाना जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। सिंपल है। आगे इसमें लिखेंगे, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग, प्रदूषण न फैलाना और 3Rs ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल सिद्धांत का पालन करना शामिल है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। यहाँ पे रिड्यूस का मतलब होता है कि कम उपयोग करना, और रीयूज का मतलब होता है कि बार बार उपयोग करना, और रिसाइकिल का उपयोग मतलब होता है कि पुनः उपयोग करना। तो इस प्रकार से जो है जो हमारा संसाधन है उसको इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा और इन्वायरमेंट दूषित नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कोई दो कुप्रभाव बताइए। कोई दो कुप्रभाव आपको बताना है यहाँ पे, तो इसमें लिखेंगे बेरोजगारी में वृद्धि होती है, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है तो हमें कमी देखने को मिलती है। तो इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी में वृद्धि, जनसंख्या बढ़ने पर नौकरियों के अवसर जो हो कम हो जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी देखने को मिलती है, नहीं आवास, भोजन, जल आदि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है जिसकी हमें कमी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप अपने शब्दों में बना के आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति निम्नलिखित तरीकों से अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है। पहला, नियमित योग करके, व्यायाम करके, पर्याप्त नींद लेकर। तो अगर आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है तो इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगला यहाँ पे है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निर्देशन क्यों आवश्यक है, निर्देशन जो गाइडेंस होती है वो क्यों जरूरी होता है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे, निर्देशन व्यक्ति की क्षमताओं को पहचानने, उसे सही मार्ग दिखाने के लिए आवश्यक होता है। यह छात्रों को अपनी योग्यता के अनुसार सही विषय और व्यवसाय चुनने में मदद करता है जिससे भविष्य में वो एक सफल समयोजित नागरिक बन सकें। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला इसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा जिसके लिए आपको 6 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को फटाफट देखते हैं और फास्ट रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट का क्या योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट का योगदान लिखेंगे। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट का भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहला इसमें लिखेंगे, उन्होंने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का विकास पर बल दिया है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आधार माना जाता है। आगे इसमें नेक्स्ट है, उन्होंने शिक्षा में भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का भी महत्व दिया है। नेक्स्ट है, उन्होंने स्त्री शिक्षा और आधुनिक शिक्षा व प्रसार भी काम किया है। अगला पॉइंट है, उनका उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना जो छात्रों को सर्वांगीण विकास में मतलब उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे इसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा आपका यहाँ पे, आपदा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो आपदा मतलब कोई विपत्ति होती है, कोई घटना होती है। तो उसमें लिखेंगे, आपदा वह स्थिति है जिसमें अचानक कोई प्राकृतिक या मानवीय घटना घटित होती है, इसमें जन धन की हानि होती है, भारी नुकसान होता है, उसे आपदा कहते हैं। अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। आपदा कई प्रकार के होते हैं जैसे कि प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा। आप इसे चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम में बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक आपदा, यहाँ लिखेंगे मानवकृत आपदा, दोनों लिख देंगे। फिर इसके बारे में एक एक करके व्याख्या कर देंगे, बढ़िया डायग्राम बन जाएगा, बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्राकृतिक आपदा क्या होती है, जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, चक्रवात है, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। जो प्रकृति के द्वारा घटित घटनाएं होती हैं वही प्राकृतिक आपदा कहलाता है। ठीक है, आगे इसमें मानव निर्मित आपदा, तो जो मानव के द्वारा निर्मित आपदा होती है या जो घटना होती है उसे
मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे कि युद्ध हो गया, आग लगना हो गया, औद्योगिक दुर्घटना हो गई, कोई भी रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ये सब कैसी आपदा है, ये मानव निर्मित आपदा है। वहीं जैविक आपदा एक होती है जिसमें महामारी या फिर रोगों को फैलना होता है, जैसे कि कोरोना बीमारी आई थी, ठीक है। तो ये सब जो है जैविक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे, पूरा बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसको पॉइंट वाइज आप समझने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जनसंख्या जुड़ी समस्याएं जो होती हैं उसके प्रति जागरूक करना होता है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा। और कुछ उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव की जानकारी देना, कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी देना है। दूसरा पॉइंट, छोटे परिवार का महत्व को समझना है, यानी जो छोटे परिवार होते हैं, एक कहावत आपने सुनी होगी, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस प्रकार से उसका महत्व को समझाना होगा। नेक्स्ट, परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना होगा, जागरूक बढ़ाना होगा। तो लोग जैसे कि हम दो हमारे दो, इस प्रकार से जो परिवार नियोजन है उसको जो है प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। आगे यहाँ पे है जीवन स्तर और संसाधनों के बीच संतुलन को समझाना होगा, यानी जो हमारा जीवन स्तर है और जो संसाधन है प्राकृतिक, क्योंकि मानव प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, तो जो संसाधन है और मानव के बीच में जो अंतर है उसको हमें बताना पड़ेगा कि संसाधन लिमिटेड में है लेकिन जनसंख्या अनलिमिटेड में बढ़ रही है। इस प्रकार से उसको बताना होगा कि संसाधन अगर नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, ठीक है। आगे इसमें है समाज में जिम्मेदार नागरिक बनना होगा और हमें बताना होगा कि जनसंख्या बढ़ती है तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या शिक्षा के बारे में आप इसमें अपने शब्दों में भी बयां करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सीखने में प्रेरणा का योगदान क्या है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात हो रही है, तो उसके बारे में लिखेंगे, प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है या फिर उसे सक्रिय बनाती है, यानी अंदर से एक एनर्जी पैदा करती है। प्रेरणा के बहुत सारे योगदान है, क्या योगदान है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, छात्र को सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है, पहला पॉइंट। दूसरा है ध्यान और एकाग्र को बढ़ाती है, यानी आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाती है। नेक्स्ट है कठिन कार्य को करने का उत्साह देती है आपके अंदर। जैसे मान लो कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो जो कठिन काम होगा उसको करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तो प्रेरित करती है मोटिवेशन। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, सीखने की गति सफलता को बढ़ाती है, यानी आपकी सीखने गति और सफलता को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट है छात्रों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, तो आप इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रुचि और ध्यान का संबंध जो है इसके बारे में आपको बताना है। तो रुचि और ध्यान का संबंध के बारे में लिखेंगे, रुचि और ध्यान का आपस में गहरा संबंध होता है। रुचि यानी इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट होगा तो आपका ध्यान जरूर होगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो ध्यान आपका नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए गहरा संबंध दोनों का। आगे, जिस विषय में व्यक्ति की रुचि होती है उसमें उसका ध्यान स्वतः लग जाता है, यह 100% बात सत्य है, ठीक है। आगे यहाँ पे रुचि ध्यान को स्थिर और मजबूत बनाती है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको एक जगह स्थिर बनाए रखती है और आपको ध्यान जो है वो मजबूत करती है। आगे है बिना रुचि के ध्यान लंबे समय तक टिक नहीं पाता है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप लंबे समय तक वहाँ टिक नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट है, इसलिए प्रभावी शिक्षा के लिए छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये सबसे आवश्यक होता है, ठीक है भैया। आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर बताइए। तो पहले आप इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो इस प्रकार से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या चाहें आप एक एक करके लिख सकते हैं। तो पहले लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य में लिखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के मन स्वस्थ और संतुलित अवस्था को कहते हैं, यानी अगर आपका मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है तो उसे संतुलित अवस्था कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें व्यक्ति की सोच, भावनाएं और व्यवहार सामान्य रहते हैं मानसिक स्वास्थ्य में, ठीक है। आगे यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति खुश रहता है, आत्मविश्वासी होता है, समाज में समायोजन यानी संतुलन बनाने का काम करना उसका मतलब उसका उद्देश्य होता है, संतुलन बनाने का, ठीक है। आगे यहाँ पे है व्यक्ति को सुखी और संतुलित जीवन का आधार भी यहीं से मिलता है अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से है, ठीक है।
आगे इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है, तो आप इसमें लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य को वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यहाँ पे जो अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य है तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि इसमें नागरिकों की समस्या के कारण, रोकथाम और उपचार का अध्ययन भी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यानी हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें है यह मानसिक रोग को समझने और उन्हें दूर करने का उपाय बताता है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित और विकसित करना इसका लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में कि हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करते हैं, और अगर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपको लिखना है तो उसके बारे में हमें समझते हैं कि इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में ही कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन मध्यकालीन शैक्षिक जो है विशेषताओं की तुलना जो है कीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पॉइंट देगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको ये नहीं होगा तो अथवा करके आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से कोई करना होगा। फिर ऐसे 21 नंबर क्वेश्चन है, कोई दोनों में से कोई एक करना होगा। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या रखे, प्राचीन कालीन एवं मध्यकालीन शिक्षा की तुलना कीजिए। तो पहले आपको बताना है प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, फिर आपको बताना है कि मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। आपको बता दें कि यहाँ पे हेडिंग दिया गया है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख पाएंगे, यही पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है और यहाँ पे 3 हेडिंग दिया गया है। इसी तीनों हेडिंग के आधार पे आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। तो आपको हेडिंग मिल जाएगा, आसानी से हेडिंग खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप इसमें लिखेंगे कि भारत में शिक्षा व्यवस्था समय के साथ बदलती रही। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी, जबकि मध्यकाल में मकतब और मदरसों में जो है शिक्षा का केंद्र बनाए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला हेडिंग था वो था शिक्षा का उद्देश्य। तो पहले शिक्षा का उद्देश्य में आप लिखेंगे प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, चरित्र निर्माण पे बल दिया जाता था। यहाँ पे हेडिंग बना के इसके बारे में 2 लाइन और आप इस लिखेंगे, तब जाके आपको पूरा नंबर 10 नंबर का है तो अच्छे से तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे चरित्र निर्माण पे बल दिया जाता था। दूसरा, आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर बल दिया जाता था। तीसरा, आत्मनिर्भर एवं व्यक्तित्व का विकास करने पर जोर दिया जाता था। तो ये शिक्षा का उद्देश्य था, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, तो आप इसमें लिखेंगे धर्म का प्रसार करना, ये उसका उद्देश्य था। प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षा का उद्देश्य था, ठीक है। और शासक जो वर्ग थे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है शिक्षा का उद्देश्य माना जाता था। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा था, इसके बारे में आप देख लिए हैं। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राचीन काल में पाठ्यक्रम कैसा होता था। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे कि वहाँ पे जो सिलेबस था जो पढ़ाया जाता था वो वेद उपनिषद के बारे में पढ़ाया जाता था, व्याकरण दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता था, गणित आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता था। वहीं अगर बात करें मध्यकाल में कि कैसा पाठ्यक्रम होता था, तो अरबी और फारसी भाषा में जो है शिक्षा का माध्यम होता था। दूसरा, कुरान और धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता था। साहित्य और गणित के बारे में जो है शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम हो जाएगा। वहीं बात करें शिक्षा का केंद्र में, तो आप लिखेंगे तीसरा हेडिंग में शिक्षा का केंद्र में प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र क्या होते थे, गुरुकुल होता था, आश्रम होता था, मंदिर होता था। ये जो है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र माने जाते थे। वहीं बात करें मध्यकाल में, तो मकतब मदरसे में जो है शिक्षा का केंद्र बनाए गए थे। तो इस प्रकार से इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे अथवा करके दिया है क्वेश्चन की प्रौढ़ शिक्षा की समस्या और समाधान बताइए। तो पहले आप हेडिंग डाल देंगे समस्या, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा की क्या समस्या है, तो उसमें आप लिखेंगे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी देखने को मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, समय की कमी, यानी कामकाज में व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है तो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगला है गरीबी और आर्थिक समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे शिक्षा केंद्र और साधनों की कमी देखने को मिलती है। सामाजिक संकोच और आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिलती है। अगर उपाय की बात करें, समाधान उपाय में
में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट है कि प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, शाम या सुविधाजनक समय पर कक्षाएं समायोजित किया जाए। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा और सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अगला है, अधिक से अधिक शिक्षा केंद्र खोले जाएं। नेक्स्ट है, समाज में प्रौढ़ शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। तो इस समस्या के जो है समाधान हो जाएंगे या उपाय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार में बाधा और सुझाव बताइए। स्त्री शिक्षा में क्या क्या बाधाएं हैं और उसका क्या सुझाव यानी उपाय आप बता सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर डायग्राम बना देते हैं तो पूरा बढ़िया अंक आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो है एक आप अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। और सारे पॉइंट इस प्रकार से लिख के फिर एक एक करके यहाँ पे व्याख्या करिए, बढ़िया अंक आपको प्राप्त होता है, ठीक है। डायग्राम का प्रयोग जरूर करना चाहिए, फ्लो चार्ट वगैरह जरूर बनाना चाहिए। पहली बात यहाँ पे देखिए लिखा है कि गरीबी और आर्थिक कठिनाई। गरीबी और आर्थिक कठिनाई जो है यहाँ पे शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। आगे इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, समाज का संकीर्ण सोच और रूढ़िवादी, यानी कहने का मतलब यह है कि जो लोग पुरानी परंपरा के लोग होते हैं, जो पुरानी सोच रखते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, कम पढ़ाना चाहिए या दूर दूर नहीं भेजना चाहिए, तो ये कहीं की जो संकीर्ण छोटी जो सोच है और जो रूढ़ी पुरानी जो परंपरा है वो कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करती है। अगला है बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा तो अब तो कम देखने को मिलता है, लेकिन समाज में आज भी प्रचलित है, आज भी देखने को मिलता है कहीं कहीं, तो ये भी समस्या मानी जाती है, बाधा मानी जाती है। अगला है विद्यालय की कमी और दूर दूर होना। विद्यालय दूर दूर होता है इसलिए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो दूर स्कूल नहीं जा पाती हैं, तो भी एक तरह से बाधा उत्पन्न होती है। और सुरक्षा की समस्या भी देखने को मिलती है, माँ बाप सोचते हैं कि दूर भेजेंगे तो दिक्कत होगी, आने जाने में समस्या होगी, तो इस प्रकार से ये बाधा देखने को मिलती है। आगे इसमें जो है इसका निवारण के सुझाव यानी उपाय में आप लिखेंगे कि लोगों में स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक फैलाना चाहिए। लड़कियों के लिए अधिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति और मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल विवाह पर रोक लगाई जाए और लड़कियों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में बयां करके। नेक्स्ट इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या शिक्षा की समस्या और समाधान बताइए। तो क्या समस्या है, यहाँ पे समस्या में लिखेंगे कि लोगों में जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी देखने को मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा है अशिक्षा और अंधविश्वास देखने को मिलती है, ये भी समस्या है। सामाजिक और धार्मिक बाधाएं भी देखने को मिलती है, ये भी समस्या है। परिवार नियोजन के साधनों की कमी देखने को मिलती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का भी अभाव देखने को मिलता है। तो ये शिक्षा हो जाएगा, मतलब कि समस्या हो जाएगी। अब यहाँ पे समाधान क्या है, तो समाधान में आप लिखेंगे कि जनसंख्या शिक्षा को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, यानी जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, किस प्रकार से समस्या उत्पन्न होगी, उसके बारे में पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे अभियान चलाने चाहिए जिससे लोग जागरूक हो सकें। नेक्स्ट है परिवार नियोजन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। और अगला है मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है लोग छोटे परिवार का लाभ बताएं, किस प्रकार से छोटे परिवार सुखी परिवार की तरह रहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बालक को पुरस्कार अथवा दंड देते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुरस्कार एवं दंड उचित न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी आप जो है पुरस्कार दे रहे हैं तो किस किस लिए दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, ये सब मैटर करता है। और दंड दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं दंड, किस प्रकार का दंड दे रहे हैं, ये न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे है दंड बहुत जो है कठोर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है ज़्यादा मार दे बच्चों को, फिर बाद में आप ही को समस्या झेलनी पड़े तो दिक्कत हो जाएगी। अगला यहाँ पे लिखेंगे बालक की आयु परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो है पुरस्कार और दंड देना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छे कार्य की तुरंत प्रशंसा करना चाहिए और पुरस्कार भी देना चाहिए। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कि दंड का जो है उद्देश्य सुधार होना चाहिए, बदला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे है दंड सार्वजनिक रूप से नहीं देना चाहिए, अगर आप दंड दे रहे हैं तो सभी के सामने दंड नहीं देना चाहिए। बालक को उसके व्यवहार की गलती समझनी चाहिए और उसको समझाना चाहिए पहले, फिर इसके बाद नहीं समझता तो दंड देनी चाहिए। अधिक दंड देने से बालक में डर और हीन की भावना पैदा हो जाती है, वो डर जो होती है धीरे धीरे जो है खत्म हो जाती है और लोग एक तरह से जो है उनके अंदर बल्ले की भावना आ जाती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं।
अथवा अगर क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ बताइए और उसके कार्य लिखिए। तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य, मनुष्य के समस्याओं और उनके समाधान का अध्ययन करता है। ठीक है, ये तो हो जाएगी छोटी सी परिभाषा। इसके कौन कौन से काम है तो आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दूसरा वाला मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य। अब इसको कार्य में लिखेंगे तो आप इसे चाहे तो डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायग्राम में बनाइए, या फिर पॉइंट वाइज ऐसे लिख के इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है मानसिक रोगों के कारणों का अध्ययन करना है। जो मानसिक रोग होते हैं उसके क्या कारण है, इसका अध्ययन करना मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, मानसिक रोगों की रोकथाम के लिए उपाय बताना, ये इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक समस्याओं को उपचार करना, कैसे उपचार करना, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम हो जाएगा। नेक्स्ट है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, ये इसका काम हो जाएगा। और व्यक्ति के व्यक्तित्व को संतुलित विकास में सहायता करना, ये जो है इसका काम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे काम है जिसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में लिख देंगे तो पूरा बढ़िया अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पूरा अच्छे से बताने के प्रयास किए हैं। आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।